हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण पर। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में आए सुधार और सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों पर तथ्यात्मक प्रस्तुत जानकारी की गई है। शिक्षार्थी कक्षा में और अपने परिवार में इस विषय पर चर्चा करेंगे और ऐसी सोच समझ के वाहक बनेंगे जो समाज में एक ऐसा स्वस्थ वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध हो जहां नारी सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त हो। आज की नारी में छटपटाहट है आगे बढ़ने की, जीवन और समाज के हर क्षेत्र में कुछ करिश्मा कर दिखाने की, अपने अविराम अथक परिश्रम से नया सवेरा लाने की तथा ऐसी सशक्त इबारत लिखने की जिसमें महिला अबला न रहकर सबला बन जाए। अब यह अवधारणा मूर्त रूप ले रही है। आज स्थिति यह है कि कानून और संविधान में प्रदत्त अधिकारों का संबल लेकर नारी अधिकारिता के लंबे सफर में कई मील पाथर पार कर चुकी है, लेकिन फिर भी उसके लिए अभी कई और मंजिलों को छूना बाकी है। हम यहाँ इस विषय को आपके अध्ययन हेतु क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है, इन प्रश्नों पर आप अपने विद्यालय परिवार में चर्चा करें। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना को जानो, समझें और समाज में जागरूकता लाने के लिए सतत प्रयास रहें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी के बिना किसी समाज की रचना संभव नहीं है। समाज में नारी एक उत्पादक की भूमिका निभाती है। नारी के बिना एक नए जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा संपूर्ण अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके विकास और उन्नति के मार्ग को खोलती है। यह महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है, क्योंकि महिला के शिक्षित होने पर उनमें जागरूकता, चेतना आएगी, अधिकारों की सजगता होगी, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ, कुप्रथाओं का अंधेरा छटेगा और वैचारिक क्रांति से प्रकाश पुंज फूट निकलेगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं समाज में सशक्त, समान एवं महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा सकती हैं। शिक्षित महिलाएं न केवल स्वयं आत्मनिर्भर एवं लाभान्वित होती हैं, अपितु भावी पीढ़ियां भी लाभान्वित होती हैं। भारत में महिला एवं पुरुष की शिक्षा में विभेदीकरण पाया गया है। वैश्विक परिदृश्य पर एक नज़र डालें तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार महिला साक्षरता की स्थिति विश्व के कुछ देशों में इस प्रकार है। रूस में साक्षरता प्रतिशत है 99.8, चीन में 98.5, ब्राज़ील में 97.9, नाइजीरिया में 86.5। भारत में 2011 के हिसाब से साक्षरता प्रतिशत है 65.46। भारत में साक्षरता महिला के लिए है 1951 में 8.9%। ये हमारा साक्षरता दर है भारत में महिलाओं का। दूसरा हो गया 1961 में 15.4, 1971 में 22.0, 1981 में 29.8, 1991 में 39.3, 2001 में 53.7, 2011 में 65.46। अब हम देखेंगे भारत में लिंगानुपात कितने हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिंगानुपात को देखा जाए तो सदैव 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उससे कम हो रही है। वर्ष 1951 में लिंगानुपात पर दृष्टि डाले तो इसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं, परंतु कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिए जिसे निम्न तालिका में देखा जा सके। 1951 में लिंगानुपात था हमारा भारत का 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 927, 2001 में 933 और 2011 में 940। यदि हम भारत में लिंग आधारित सामाजिक भेदभाव के बारे में विचार करते हैं तो
यह घर से ही प्रारंभ हो जाते हैं। लड़के लड़कियों के जन्म, खान पान, पालन पोषण, उठने बैठने, बाहर आने जाने, कार्य प्रणाली, स्वास्थ्य आदि के बारे में किए जाने वाला भेदभाव उनके भावी जीवन के प्रमुख अवसरों पर प्रतिकूल असर डालता है। यह स्त्री पुरुष के बीच गहरी असमानता को जन्म देता है, महिलाओं को हीन भावना और कुठाओं से ग्रस्त करता है। इस तरह की लैंगिक असमानता हमारे परिवार, समुदाय, समाज की और देश की प्रगति के लिए ठीक नहीं है। एक नागरिक होने के नाते हम सबको एक सकारात्मक सोच के साथ मिलजुल कर लैंगिक असमानता की सामाजिक तस्वीर को बदलने का प्रयास करना चाहिए। भूमंडलीकरण के दौर से स्त्री पुरुष की समानता की दुहाई देने वाले हमारे समाज में बीमार होने पर महिलाओं को गंभीर स्थिति में ही अस्पताल ले जाया जाता है। आज भी देश में प्रसव पूर्व सेवाएं शोचनीय दशा में है। केवल 53.8% को टिटेनस टॉक्साइड के टीके मिल पाते हैं। 40% गर्भवती महिलाओं का रक्तचाप लिया जाता है। अभी भी 2/3 प्रसव घर पर ही हो रहे हैं। केवल 43% गर्भवती महिलाओं को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं प्राप्त है। शिशु जन्म के उपरांत भी महिलाओं को बहुत कम और कन्या शिशु के मामले में कोई देखभाल उपलब्ध नहीं होती। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1,25,000 महिलाएं गर्भधारण के पश्चात मौत का शिकार हो जाती हैं। प्रत्येक वर्ष 1,20,00,000 लड़कियां जन्म लेती हैं, लेकिन 30% लड़कियां 15 वर्ष से पूर्व ही मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। गर्भवती महिलाओं पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 72% गर्भवती महिला निरक्षर हैं। ऐसी स्थिति में वे गर्भधारण करने की उम्र, पौष्टिकता, काम के घंटों, स्वास्थ्य जांच आदि से वंचित रहती हैं और सब कुछ भगवान पर छोड़ देती हैं। अब महिलाओं को समझना होगा कि आज समाज में उनकी दयनीय स्थिति भगवान की देन न होकर समाज में चली आ रही परंपराओं का परिणाम है। इस स्थिति को बदलने का बीड़ा महिलाओं को स्वयं उठाना होगा। जब तक वह स्वयं अपने सामाजिक स्तर पर आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं करेंगी, तब तक समाज में उनका स्थान गौण ही रहेगा। इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां स्त्रियों ने अपने प्रतिभा, वीरता और साहस का परिचय दिया है। बिजली की कौंध सी दमक दिखती हुई भारतवर्ष के आकाश पटल पर अवतरित हुई मुगल काल में रजिया सुल्तान, नूरजहां और जोधाबाई ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन किया। जीजाबाई ने वीर शिवजी को वीरता का पाठ पढ़ाया। रानी पद्मिनी और मीराबाई ने अलग ही तरह की वीरता दिखाई। 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की सेना की कप्तान लक्ष्मी सहगल, दुर्गा भाभी का योगदान हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन भूल सकता है। और भी न जाने कितनी ही जुझारू स्त्रियां हैं जिनका नाम नहीं जाना गया, पर किसी न किसी स्तर पर उनका योगदान अतुलनीय था। इस समय में राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती का उपकार माने बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने स्त्री को पुरुष के समकक्ष बनाने की पहल की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाया और दयानंद जी ने स्त्री शिक्षा और पर्दा प्रथा को समाप्त करवाने की पहल की। इन दोनों को महिला सशक्तिकरण का प्रणेता, पथ प्रदर्शक और युग प्रवर्तक कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। नारी सशक्तिकरण का मतलब बड़े रोजगार ही नहीं है, न ही इसका क्षेत्र महानगरों या शहरों तक सीमित रखा जा सकता है। महात्मा गांधी कहते थे कि गांवों में खुशहाल होंगे तो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। यह बात नारी सशक्तिकरण पर भी लागू होती है। ग्रामीण महिलाएं सर्दियों में घर खेत में पुरुषों के बराबर ही काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त अब आ गया है। आज भी हमारी जनसंख्या की बहुसंख्या गांवों में ही है, इसलिए महिलाओं की बेहतरी के लिए गांवों में पहल की जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं की बढ़ती संख्या से हालात
में बदलाव आना शुरू जरूर हो चुका है, मगर इसमें तेजी लाने की ज़रूरत है। करीब 8 दशक पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक कविता लिखी थी, वह तोड़ती पत्थर। महिलाएं आज भी करीब करीब इसी भूमिका में है, खासकर गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में। उन्हें अपने श्रम का समान मूल्य नहीं मिलता। घर संभालने और बच्चों को पालने को तो उनका नैसर्गिक दायित्व ही माना जाता है। ऐसा है भी, मगर इसमें लगने वाले उनके समय और श्रम का शायद ही कभी कोई आकलन किया गया हो। हालांकि यह भी एक उत्पादक कार्य है और किसी भी समाज या देश की प्रगति तथा खुशहाली में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आज महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को पार कर विभिन्न व्यवसायों एवं सेवाओं में कार्यरत हैं, जिनसे आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आ रही है। वे केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई, अपितु समाज एवं परिवार की सोच में भी सकारात्मकता परिवर्तन दिखाई देने प्रारंभ हो गए हैं। महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं के बल पर आगे बढ़ रही हैं और ये संकेत मिलना शुरू हो गया है कि चाहे सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या अन्य शिक्षा हो, सभी जगह महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, महिला कहीं भी पीछे नहीं है। बैंकिंग, IT, मेडिकल, शिक्षा, इंजीनियरिंग, बिजनेस और उद्यमिता, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने योगदान का लोहा मनवाया है। देश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में हर साल लड़कियां ही लड़कों से बाजी मारती रही हैं। खेलों, फिल्मों, सौंदर्य प्रतियोगिताओं, पत्रकारिता, लेखन आदि में भी महिलाओं ने अपने आप को स्थापित किया है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, जज, प्रशासनिक अधिकारी जैसे पदों पर महिलाएं आ रही हैं। राजनीति में तो वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पर अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं है। आज के युग में महाकवि निराला, जिन्होंने लिखा तोड़ो तोड़ो कारा तोड़ो, और कैफी आजमी, जिन्होंने कहा तुमको मेरे साथ ही चलना होगा, आदि लिख कर महिलाओं का आह्वान किया कि वो मुख्य धारा में आए, बंधनों से मुक्त हो और पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चले। महिलाओं को ये भी समझना होगा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अपितु उनके लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। कोई भी आपको थाली में सजाकर उपहार स्वरूप आपके अधिकार नहीं देता। देश के संविधान में महिलाओं की सदियों पुरानी दास्तां एवं गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 37, 39, 20, 44 तथा अनुच्छेद 325 स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकारों की पुष्टि करते हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ नहीं समझे और दुनिया में आने से पहले मारे नहीं, इसलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे लाडली योजना, किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, RGSEG सबला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उड़ान परियोजना, एक कार्यक्रम जो छात्राओं को पंख दे। इस तरह के बहुत सारे हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें।